नमस्कार दोस्तों, आज हम हेल्थ हैंडबुक का एपिसोड 2 जिसका नाम फैंटेसी टाउन है, इसमें आगे की कहानी जारी करेंगे। अगर आपने इसका पिछला भाग नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको इसके आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पहले जाकर उन्हें देखें। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। पेज की शुरुआत में बड़े शब्दों में लिखे फैंटेसी टाउन से हुई, जो सबसे ऊपर लिखा था। इसके बाद वे शब्द थे जो हर किसी ने इस जगह पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग में सुना था। इसके बाद पेज का बाकी हिस्सा पूरी तरह खाली था और ऐसा लग रहा था कि इसे जानबूझकर ऐसा छोड़ा गया था। सुजिन ने अगले पेज को पलटा और पाया कि डिफिकल्टी लेवल बी शब्द पेज के नीचे लिखा हुआ था। डिफिकल्टी लेवल? क्या यह इस बात का संकेत है कि यह कितना खतरनाक होने वाला है? सुजिन ने सोचा। कठिनाई के अलग अलग स्तर हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि वास्तव में इसमें क्या शामिल है। उसने पहले पन्ने पर लिखे हुए शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ा। उसे डर था कि कहीं वह कुछ भूल ना जाए। लियो ने उससे कहा था कि यह किताब उन्हें जीवित रहने में मदद करेगी, इसीलिए शायद उन शब्दों में कुछ डिटेल छुपे हैं। सभी लोग अपनी अपनी किताबों पर नजर डालो और देखो क्या सबके टास्क में कोई अंतर है, सुजिन ने अन्य तीनों से कहा। उन्होंने अपनी कॉपी खोली और सभी चारों प्रतियों में इसकी तुलना की, लेकिन सभी पुस्तकों की सामग्री पूरी तरह से एक जैसी थी। झांग जिंग ने सुजिन से पूछा, यह सब एक जैसा है, क्या आपको इन शब्दों में कुछ खास दिखाई दे रहा है? हैंडबुक के अनुसार 50 साल पहले फैंटेसी टाउन में कुछ हुआ था। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि सभी ग्रामीण रातों रात गायब हो गए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वे मर गए या जिंदा हैं। हर 10 साल में फैंटेसी टाउन की बुझी हुई लाइटें फिर से जल उठती हैं। क्या इसका मतलब यह है कि फैंटेसी टाउन के ग्रामीण वापस आ जाते हैं, या इसका मतलब यह है कि जिस चीज की वजह से ग्रामीण उस समय गायब हो गए थे वह आज रात फिर दिखाई देने वाली है? इसके अलावा यहाँ पागल रात में पागल निश्चित रूप से किसी खतरे को बताता है जिसका हम सामना करने वाले हैं, लेकिन रात का क्या अर्थ है? क्या यह सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच के समय को बता रहा है, या यह रात में होने वाली किसी घटना को बता रहा है? यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब हमें नहीं पता। अगर हम इन सभी चीजों को नहीं समझ पाते तो हम बहुत सारी परेशानियों में फंस जाएंगे जिसका हमें सामना करना है। सुजिन की बातें सुन रहे बाकी 3 लोग पूरी तरह से हैरान थे। उसमें से चोयू ने कहा, ये सिर्फ कुछ लाइनें हैं, लेकिन आप इनको इतने अच्छे से समझ सकते हैं, आप कमाल हैं। मुझे अपने खाली समय में रहस्य को सुलझाना पसंद है, बस इतना ही, सुजिन ने हंसते हुए कहा। जब वह छात्र था तो उसने वास्तव में कुछ अन्य दोस्तों के साथ स्कूल का एक क्लब बनाया था जिन्हें इस तरह की चीजें पसंद थी। वे कोई महान जासूस नहीं थे, लेकिन उनके लिए किसी भी चीज से कुछ भी सुराग उठाना मुश्किल नहीं था। उन्होंने यह भी पता लगाया कि पहले वाला अलग थलग युवक और लियू ने इन सभी सुरागों को आसानी से खोज लिया होगा। तो अब हम क्या करें? यांग जीचेन की आंखें डर से भर गई और उसने ये शब्द कहे। और यह वास्तव में आश्चर्यजनक नहीं था कि एक नौजवान ऐसी स्थिति में डर जाएगा। मतलब यह है कि वह बस रोया नहीं था, यह पहले से ही इस बात का संकेत था कि वह कितना बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था। चियू ने मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण लिया था, इसलिए वह यांग जीचेन की तुलना में थोड़ा कम डरपोक था। यह स्पष्ट था कि बाकी तीनों ने सुजिन को अपना लीडर मान लिया था, लेकिन सुजिन आमतौर पर ज्यादा सहज किस्म का व्यक्ति था और उसने पहले कभी लीडर की स्थिति नहीं ली थी। हालांकि वह वास्तव में यह जिम्मेदारी किसी और पर नहीं थोप सकता था, क्योंकि टीम के बाकी लोग 2 किशोर और एक डरी हुई युवती थी। अभी अभी लियू ने बताया कि यह लगभग 10 मिनट में शुरू होने वाला है, इसलिए इस समय के दौरान हम शायद सुरक्षित हैं, लेकिन वे 10 मिनट लगभग खत्म हो चुके हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें पहले गांव में प्रवेश करना चाहिए। लियो और अलग थलग रहने वाला युवक दोनों सीधे गांव की ओर बढ़ गए थे और उनके बोलने के तरीके से यह स्पष्ट था कि यह पहली बार नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो रहा था। दूसरे शब्दों में वे अनुभवी थे।
और अगर अनुभवी तुरंत फैंटेसी टाउन में प्रवेश करने का फैसला करते हैं तो सुजिन और उसके जैसे बाकी नए लोगों को तार्किक रूप से उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। क्या हमें वाकई अंदर जाना होगा? यहाँ सुरक्षित लगता है, तो क्यों न हम सुबह होने तक यहीं रहें। जब उसने अपने बगल में पड़े अनाज के गट्ठे पर नजर डाली तो सामने का गांव जो चमकदार रोशनी से जगमगा रहा था झांगजिंग को और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे गांव एक विशालकाय जंगली जानवर था जो अपनी नुकीली दांत दिखा रहा था और जो भी उसके करीब आता उसे निगलने को तैयार था। सुजिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर यह जगह सुरक्षित होती तो दोनों दिग्गजों को गांव में घुसने की इतनी जल्दी नहीं होती। मुझे डर है कि एक बार जो कुछ भी शुरू होने वाला है, अगर वह शुरू हो गया और हम यहाँ रहें तो हमारे साथ कुछ भयानक हो जाएगा, और इसलिए वे चारों गांव के अंदर चल पड़े। पूरा इलाका जगमगा रहा था, लेकिन वहां जीवन का कोई निशान नहीं था। जैसे ही वे गांव की ओर बढ़े, सुजिन ने उनसे कहा, अगर सुबह 6 बजे वह समय है जब ज्यादातर लोग रात खत्म होने का समय मानते हैं, तो हमें यहाँ लगभग 8 घंटे या उससे ज्यादा समय तक रुकना होगा। 8 घंटे? 6 नहीं? यांग जिचेन ने आश्चर्य से पलके झपकाते हुए डरते हुए पूछा। जब मैं यहाँ पहुंचा तो रात के करीब 10 बजे थे, इसीलिए सुबह 6 बजे तक 8 घंटे बाकी हैं, चुयू ने तथ्यात्मक रूप से कहा। लेकिन यांग जिचेन ने जवाब दिया, यह सही नहीं लगता। जब मैं यहाँ पहुंचा तो आधी रात के आसपास का समय रहा होगा। मैं स्कूल के लिए कुछ रिवीजन कर रहा था और अपनी किताबों से थक गया था, इसीलिए मैंने अपने सेल्फ में रखी कुछ किताबें निकाली और यह हैंडबुक हाथ में ली। आधी रात? मुझे तो याद है कि जब मैं यहाँ आया था तब शाम के 4 बजे थे, झांगजिंग ने आश्चर्य से कहा। सुजी ने एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर पूछा, हम सभी एक ही देश से हैं ना? तीनों ने सर हिलाया। सुजी ने भौं से कुड़ते हुए कुछ देर तक इस मामले पर विचार किया, फिर कहा, चूंकि हम सभी एक ही देश से हैं और हमारे देश में अलग अलग समय क्षेत्र नहीं है, तो शायद हैंडबुक किसी तरह का समय बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए भले ही हम अलग अलग समय पर यहाँ लाए गए हों, लेकिन यहाँ का समय हैंडबुक द्वारा नियंत्रित होता है और समय हम सभी को पहुँचाने के बाद फिर से चलना शुरू होता है। यही कारण है कि हम अलग अलग समय पर हैंडबुक की दुनिया में आए, लेकिन एक ही समय पर फैंटेसी टाउन दिखाई दिया। यह शायद हमारी चेतना पर नियंत्रण रखती है, इसीलिए यह हमें हमारी चेतना खो देती है और हमें तभी जगाती है जब सभी लोग यहाँ आ चुके होते हैं। लेकिन कोई भी यह नहीं बता पाता कि जब आप सो रहे होते हैं तो कितना समय बीत चुका है। इसीलिए हम सभी सोचते हैं कि हम इस जगह पर अचानक ही आ गए हैं। सुजिन का स्पष्टीकरण सबसे अच्छा नहीं था, लेकिन कम से कम प्रशंसनीय था। इसके अलावा हर कोई ऐसा उत्तर चाहता था जो उन्हें कम चिंतित महसूस करा सके, और जरूरी नहीं कि वह वास्तविक उत्तर हो। आखिरकार अज्ञानता सबसे भयानक चीज होती है। फैंटेसी टाउन काफी बड़ा था, इसीलिए अगर वे उन दोनों को खोजने की कोशिश नहीं करते हैं तो उस अलग थलग रहने वाले युवक और लियू से मिलना काफी मुश्किल होता। इसके अलावा इस समय शहर में घूमना निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं था। चोई ने सुझाव दिया, क्यों ना हम फिलहाल कहीं छिपने की जगह ढूंढ लें। ये गांव में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए उन्होंने गांव की सीमा के बाहर एक घर ढूंढा जो काफी साफ सुथरा लग रहा था। यह घर शहर की सीमा से भी ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए अगर उन्हें कोई खतरा हुआ तो उनके लिए वहां से भागना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। गेट पर ताला नहीं था, इसीलिए उसे खोलने के लिए एक हल्का सा धक्का लगा और गेट अपने कब्जे से बाहर निकलकर घर के सामने के आंगन में आ गया। घर में एक तेल का दिया जल रहा था और उससे आने वाली मंद मंद टिमटिमाती रोशनी से घर कुछ हद तक अवास्तविक लग रहा था। अरे देखो, मेज पर खाना रखा है। क्या इस घर का मालिक घर पर है? चोई घर में सबसे पहले घुसा और उसने पाया कि खाने की मेज पर खाना रखा हुआ था। यह सिर्फ साधारण खाना था, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात थी कि खाने से अभी भी भाप निकल रहा था।
जिससे पता चलता है कि खाना कुछ समय पहले ही तैयार किया गया था। सुजिन ने इधर उधर देखा और अपना सिर हिलाया। यह ठीक नहीं लग रहा। घर में धूल की मात्रा देखिए, खास तौर पर मेज के आसपास। घर में धूल की मोटी परत जमी है, सिवाय उन चौरों के जिससे वे घर में दाखिल होते समय गुजरे थे। खास तौर पर मेज के आसपास के क्षेत्र में इतनी धूल जमी हुई थी कि उसने मेज के पूरे पैर ढक लिए थे और वह फूला हुआ भी लग रहा था। मेज का ऊपरी हिस्सा काफी धूल की परत से ढका हुआ था, सिर्फ कटलरी ही साफ दिख रही थी। क्या हो रहा है? क्या तुम कह रहे हो कि इसे भूत ने पकाया है? झांग जिंग ने डर के मारे कांपते हुए कहा। मुझे डर है कि शहर का बाकी हिस्सा भी ऐसा ही दिखता है। अभी के लिए इस घर पर ज्यादा ध्यान ना दें। आओ चारों ओर देखें कि क्या हमें कोई सुराग मिल सकता है, और देखें कि क्या हमें कोई अच्छा हथियार मिल सकता है। सुजिन को भी डर लग रहा था, लेकिन यह घबराने का अच्छा समय नहीं था। सुरक्षित रहने के लिए उसे ऐसी परिस्थितियों में शांत रहना था। घर में थोड़ी तलाशी लेने के बाद चुई और यांग जिचेन को 3 चाकू मिले, लेकिन वे सभी सैफ चाकू थे। साथ ही हर चाकू पर जंग की परत जमी हुई थी, लेकिन फिर भी यह बिना किसी हथियार के होने से बेहतर था। झांग जिचेन ने सबसे पहले एक चाकू लिया। उनमें से एकमात्र महिला होने के नाते हाथ में हथियार होने से उसे थोड़ी सुरक्षा महसूस हो रही थी। चियू ने एक चाकू ले लिया। वह युवा था, लेकिन उसे मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण प्राप्त था, इसीलिए वह शायद चाकू चलाने में सबसे अच्छा था। वे आखिरी चाकू यांग जिचेन को देना चाहते थे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ। उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं पता कि चाकू का क्या करना है, इसलिए मैं बस तुम लोगों का पीछा करूंगा। यांग जिचेन अभी भी बहुत घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन सुजिन को लगा कि यह लड़का वास्तव में अंदर से बहुत बहादुर है। उसे बस जीवन में चल रहे कुछ कठिनाइयों से गुजरने की जरूरत है, और वह निश्चित रूप से भविष्य में बड़ा बनने में सक्षम होगा। चूंकि यांग जिचेन चाकू लेने नहीं जा रहा था, इसीलिए सुजिन ने चाकू ले लिया। उसने चुई को बोतल ढूंढने के लिए कहा, और चुई जल्दी ही एक खाली कांच की बोतल लेकर लौटा, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि उसमें सॉस रखा हुआ हो। सुजिन का रसोई में कुछ मिट्टी के तेल और माचिस मिले, इसीलिए उसने फटे हुए पर्दे के कपड़े का टुकड़ा भरने से पहले कांच की बोतल में मिट्टी का तेल डाला और यांग जिचेन को दे दिया। आप इसे पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको इसके साथ सावधान रहना होगा, क्योंकि यह एकमात्र गोला बारूद है जो हमारे पास है। सुजिन ने मुस्कुराते हुए कहा और यांग जिचेन के कंधे उस पर थपथपाया। उम्मीद है कि इससे छोटे लड़के को थोड़ी हिम्मत मिलेगी। यांग जिचेन ने इस बात से मना नहीं किया। उसने सावधानी से बोतल पकड़ी और माचिस को अपने पैंट की जेब में ठीक से रख लिया। तभी झांग जिंग के पेट में गुर्राहट होने लगी। उसने बाकी लोगों की तरफ शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना दोस्तों, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या आपको लगता है कि हमें मेज पर रखा हुआ खाना खा सकते हैं? चोई ने सुजिन से पूछा। सुजिन ने भौं सिकोड़ते हुए झांग जिंग से कहा, फिलहाल इसे सहन करो। मुझे नहीं पता कि इसमें से कोई भी चीज कहां से आई है, इसीलिए मुझे लगता है कि इन्हें ना छूना ही बेहतर है। झांग जिंग निराश थी, लेकिन वह भूखी थी। वह जानती थी कि इन सभी अजीब चीजों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि वे इस समय बहुत ही डरावने शहर में थी। झांग जिंग, अगर आपको भूख लगी है तो आप इसे खा सकते हैं। यांग जिचेन ने अचानक अपनी जेब से एक चॉकलेट बाहर निकाला और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ उसे झांग जिंग की ओर बढ़ा दिया। उसने तुरंत ही उसे पकड़ लिया और उससे कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही हम इस डरावने शहर से बाहर निकलेंगे, मैं तुम्हें बढ़िया सा खाना खिलाऊंगी। यांग जिचेन ने कुछ नहीं कहा और केवल शर्म से सर हिला दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया और अचानक घंटी बजने की आवाज से सन्नाटा दूर हो गया। सभी लोग चौंक गए। सुजिन जल्दी से बाहर भागकर सामने के आंगन की ओर पहुंची। आवाज गांव के उत्तरी हिस्से से आ रही थी और वह उससे ज्यादा दूर नहीं था। घंटी कुल 12 बार बजी। आधी रात हो चुकी है। सुजिन के कुछ कहने से पहले ही झांग जिंग ने कहा, चूंकि घंटियां 12 बार बजी थी, इसका मतलब शायद यह है कि अभी आधी रात थी। मतलब यह भी था कि यहाँ आने से पहले उनमें से प्रत्येक ने जो भी अलग अलग समय याद किए थे वे गलत थे, लेकिन अब इनमें से कोई भी बात महत्वपूर्ण नहीं थी। घंटियां शायद हैंडबुक को वर्णित पागल रात की शुरुआत का संकेत दे रही थी। सभी लोग सतर्क रहें।
सुजिन ने घर में वापस आते हुए कहा। यांग जिचेन अचानक चिल्लाया और खाने की मेज की ओर इशारा करते हुए डरते हुए हकलाया। कोई खा रहा है। मेज पर रखी कटलरी इस तरह हिलने लगी मानो कोई सच में मेज पर रखा खाना खा रहा हो। हालांकि वे अभी भी किसी को भी नहीं देख पा रहे थे। उनमें से किसी ने भी कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं की और वे किसी के खाना चबाने की आवाज भी सुन सकते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही फैंटेसी टाउन का चैप्टर 2 यहीं खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।